बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हम हमेशा जब भी हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो मसाइल जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, हमारी प्रैक्टिस के अंदर, हॉस्पिटल्स में, ओपीडीज़ के अंदर या इस तरह वार्ड और एमरजेंसीज़ में जिस तरह के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, जिस कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को वेल अवेयर करने के लिए, वेल एजुकेट करने के लिए, उनको उनकी बीमारी को समझाने के लिए हम अपने प्रोग्राम में आला शख्सियत को बुलाते हैं जो एक्सपीरियंस भी रखती हों और काबिल भी हों। फिर उसके साथ साथ वो अपनी स्पेशलिटी के ऊपर उनकी एक गिरफ्त बड़ी मजबूत हो। फिर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके हम आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इसमें हम बच्चों के गुर्दों से मुतल्लिका जो मसाइल होते हैं, वो एक दिन के बच्चे से लेके वो जब तक वो बड़ी एज में नहीं पहुंच जाता, यानी टीन एज से नहीं निकलता, इस उम्र के दौरान उन बच्चों में गुर्दों के और गुर्दों की अंदरूनी साख्त के जो मसाइल होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बच्चों में वो मसले क्यों होते हैं। फिर बच्चों में अगर सम टाइम हम देखते हैं कि गुर्दों के अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें बच्चों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, हाथ पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, या इसके साथ साथ गुर्दों की बाकी क्या अलामतें होती हैं जो बच्चों के ऊपर ज़ाहिर होती हैं और वालिदैन परेशान होते हैं। फिर वो इस परेशानी में कौन सी स्पेशलिटी में जाएँ, कहाँ जाके आपका ना इलाज करवाएँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, फिर इसकी सारे मामलात पे ट्रीटमेंट क्या है, होम रेमेडी के तौर पे आप इसको किस तरह देखेंगे, और फिर आपने क्लिनिक्स या हॉस्पिटल या प्रैक्टिस में जाके या इमरजेंसीज़ में अगर जाना है तो आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है और किस तरह जो है वो आपने ट्रीटमेंट का फॉलोअप लेना है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में जिन मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार इजाज़, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और एचओडी रही हैं म्यू हॉस्पिटल में, और अपनी प्राइवेट सर्विस भी अपनी खिदमात दे रही हैं। और इसके अलावा जितने भी हम देखते हैं मेडिकल से रेलिवेंट जितनी भी एडवांसमेंट होती है पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में, बच्चों के मसाइल के ऊपर बच्चों की कॉन्फ्रेंसेस, फिर डिफरेंट जगह के ऊपर दुनिया में होने वाली जितनी भी जिद्दत है इलाज के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, उन सब पर मजबूत गिरफ्त रखे हुए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तनवीर। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर जब भी हमने चाहा आपने हमें प्रॉपर टाइम दिया। तो वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी। जी, मैं इसको ब्रीफली बताती हूँ कि बीइंग डॉक्टर जो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस है और स्पेशली पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस, वो तकरीबन मैं 30 साल से ज़्यादा अरसा मुझे इसमें हो गया है जी, जिसमें मैंने डिफरेंट बड़े हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, म्यू हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और कुछ अरसा बाहर बड़े अस्पतालों में गुजारा। इसमें मुख्तलिफ़ कैपेसिटी में मैं अपनी खिदमात देती रही हूँ इस नेशन को, जी, जिसके अंदर बच्चों की सारी बीमारियों के बारे में प्लस पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, फिर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी का सेंटर इस्टेब्लिश किया म्यू हॉस्पिटल में, डायलिसिस इस्टेब्लिश किया, और उसके साथ साथ जो अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट बन रहे होते हैं उनको 100 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया, टीच किया। और वो तो खैर थाउजेंड्स में हैं जो MBBS करते हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट बन रहे होते हैं उनका नंबर इज़ मोर देन 100। हम PGR कहते हैं, जी बिल्कुल, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इस एज के हिस्से में हम आ गए हैं कि जहाँ जाए मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जगहों पे कोई ना कोई अपना स्टूडेंट मिल जाता है। ठीक। इसके अलावा पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की जो स्पेशलिटी स्टार्ट की तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी के लोगों को ट्रेन किया जो अब मुख्तलिफ कैपेसिटी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में भी और कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस में भी इन्वॉल्व हैं। तो इसके अलावा रिसर्च तो आपको पता है हमारा, उसके बगैर काम नहीं चलता, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल रिसर्च में भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, और पाकिस्तान में भी अपने मुख्तलिफ इदारों में, और बाकी जो कर सकते हैं अपनी कौम के लिए, इसके बच्चों के लिए, तो वो हर लम्हे यही फ़िक्र रहती है
कि कुछ ना कुछ अगर हम बेहतरी ला सकें इस सिस्टम में, पाकिस्तान की जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जहाँ पे भी हम कोई बेहतरी ला सकें उनके इलाज में, उनकी सहूलियात में, उनके डायग्नोसिस में, और वो अपडेटेड भी हो, दुनिया के साथ कंपेरेबल हो, तो वो करते रहते हैं। ये ब्रीफ सा जो तो डॉक्टर साहब, आपने ये पूछा। नेफ्रोलॉजी आपने चूज़ करने की मेन वजूहात क्या थी? ये कैसे शौक हुआ कि मैंने नेफ्रोलॉजिस्ट ही बनना है? इसमें जी बेसिकली अब आप देखते हैं कि बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ दुनिया में तो बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी आ गई। जी लेकिन अगर हम रिकॉल करें कोई 2-3 दहाइयाँ पहले, तो ये ज़रा कॉन्सेप्ट कम था, कम पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट थे। ठीक। और फिर जब आप देखते हैं कि जब आप एक चीज़ में डिटेल्स देखना शुरू करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली बहुत फ़र्क आ जाता है चीज़ों में। आप मरीज़ का जो आउटपुट चाहिए, जो उसका आउटकम आपको चाहिए, वो एक जनरल पीडियाट्रिशियन या आम डॉक्टर नहीं दे सकता। ठीक है। सो जब ये सारा मैंने सोचा, ये आप यूँ अंदाज़न लगा लें कि ये 2000 की बात है, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान में बहुत कम पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो अभी भी चंद मतलब हैं, लेकिन नंबर उतना नहीं है जितना कि रिक्वायर्ड है इस मुल्क को। ठीक। और उसमें बच्चे जिनके गुर्दे फेल हो रहे हैं, वो बेचारे मिजरेबल हालत में पड़े हैं, कोई डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है, उनकी तशख़ीस ठीक नहीं हो रही, तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं, और ऑब्वियसली उस बच्चे का भी कोई आउटकम नहीं होता। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की फ़ील्ड की, आल्दो कि ये फ़ील्ड काफ़ी टफ़ है, बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन बस यही वजह थी कि मैंने इसको ऑप्ट किया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर चूँकि डायग्नोज का प्रॉपर उस तरह का सिलसिला नहीं है कि लोग गली मोहल्लों में छोटी जगह पे पहले टाइम वेस्ट करते हैं और बीमारी का जो गोल्डन पीरियड होता है उसको निकाल देते हैं और ख़राब करके फिर वार्ड तक पहुँचते हैं। तो मेरा ये आपसे सवाल है कि व्हाट आर द कॉमन काजेज ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में आजकल ये कॉमन क्यों हो रहा है? इसमें जी मैं आपके सवाल के पहले कंपोनेंट का पहले जवाब देना चाहूँगी जी जी। कि डायग्नोसिस डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकी बाज़ दफ़ा ज़रूर हो जाता है, लेकिन मुमकिन है। ठीक। उसके लिए मैं अपनी जितनी बच्चों की माएँ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ से ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वर अपने बच्चे के लिए कोई नहीं होता। ठीक है। बच्चे की जब सेहत के हवाले से भूख या उसकी कोई भी इलामात ज़ाहिर होती हैं, सबसे पहले माँ अलर्ट होती है। ठीक। सो माँ को चाहिए कि वो विजिलेंट रहे, और चंद एक इलामात मैं आपको बताती हूँ, इनको कभी इग्नोर ना करें। मसलन आपके बच्चे की रंगत पीली पड़ती जा रही है, बच्चे की भूख कम होती जा रही है, आप चंद महीने चंद दिन ये महसूस कर रहे हैं कि बच्चा पहले की तरह एक्टिव नहीं है, थका थका रहता है, और जैसे पहले बच्चों के साथ खेलता था, होशियार था, वैसा नहीं रहा। उसके अलावा अगर आप फिर ये भी देखते हैं कि बच्चे का वज़न भी बढ़ नहीं रहा या गिरता जा रहा है, और ख़ास तौर पे 4, 6, 8 महीने गुजरते हैं और आपको क्लियरली ये लगता है कि नहीं, इसकी तो हाइट भी नहीं बढ़ रही, तो इन चीज़ों को कभी आपने इग्नोर नहीं करना। इसके साथ साथ अगर आपको पेशाब के अंदर कोई झाग नज़र आती है, अनयूजुअल कलर नज़र आता है, जैसे कि थोड़ा सा डार्क आप कहेंगे ब्राउन या काला काला या रेडिश है, तो तब भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्टोन डिजीज़ पाकिस्तान में इतनी अनकॉमन नहीं है, बहुत सारे बच्चे किडनी स्टोन्स का शिकार होते हैं, हमारी कज़न मैरिजेस का भी ट्रेंड काफ़ी है, जो एक वजह है इसके अंदर। तो ख़ास तौर पे जिन फैमिलीज़ के अंदर स्टोन्स हैं, या अगर कभी बच्चे का कोई पथरी निकली है पेशाब में, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना, आपने ज़रूर अपने वालिद से रब्ता करना है। सो ये तो हैं कॉमन वजूहात। फिर एक बीमारी का जिक्र करना ज़रूरी होगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे इस लिहाज से मैं कहूँगी कि वो बेहतर है कि माएँ और पेरेंट्स बहुत जल्दी अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे की आंखों के आसपास पहले सोजिश आती है, फिर काम आगे बढ़ता है पाँव पे, टांगों पे, पेट में। सो वो सोजिश उनको परेशान करती है और भागते हुए डॉक्टर के पास आ जाते हैं। अगर हम इसके तनासुब में उन बच्चों को लें जिन बेचारों के आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर गुर्दे फेल हो गए या फेल हो रहे हैं, तो उनकी इलामतें बड़ी गैर महसूस सी होती हैं स्टार्ट में, जैसे मैंने जिक्र किया, भूख कम होना, पीलापन, ग्रोथ अच्छी नहीं, बढ़ोतरी अच्छी नहीं हो रही, और एक्टिविटी। तो उसको लोग क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा आयरन सिरप पे चलाते रहते हैं साल साल, वो समझते हैं बस आयरन की कमी है, ठीक हो जाएगा। बाज़ दफ़ा समझते हैं वैसे ही गर्मी है, सर्दी है, भूख कम हो गई है, तो उसमें बहुत देर बाज़ दफ़ा लोग कर देते हैं। और एक और चीज़, ब्लड प्रेशर बच्चों की भी बीमारी है। ये मत समझिए कि सिर्फ बड़े लोगों में ही ब्लड प्रेशर होता है,
सो अगर कभी आपको मौका मिलता है किसी और वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि जो बच्चे के साइज़ का कफ है उसके साथ डॉक्टर साहब एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ले लीजिए। मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसे बच्चे आते हैं, अभी चंद दिन पहले एक बच्चा आया है जो कि डॉक्टरों के पास 6 महीने फिरता रहा और वो बेचारा बेहोश होकर 2 दफ़ा अस्पताल में गया, लेकिन कहीं पिक नहीं हुआ कि इसका ब्लड प्रेशर असल वजह थी जो बहुत हाई 200 पे गया हुआ था, और उसकी वजह से एक दफ़ा उस बेचारे को ये बेल्स पाल्सी जिसको लकवा बोलते हैं वो भी हो चुका। फिर जब वो ब्लड प्रेशर हाई पिक हुआ तो असल वजह सामने आई और फिर ट्रीटमेंट उसका सही डायरेक्शन में गया। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने ब्लड प्रेशर की बात की, तो बच्चों में ब्लड प्रेशर ये लोगों में हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई चेक भी करना चाहे वो कहते हैं ये तो छोटा बच्चा, छोड़ें इसका क्या चेक करना। तो बच्चों में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल तनासब क्या होगा? जी, इनका नॉर्मल तनासब बच्चे की एज के मुताबिक है। ठीक। अगर एक नियोनेट है जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, नौज़ायदा बच्चा 1 से 2 माह उसकी उम्र है, तो उसमें 50, 55, 60, 65 तक भी हम नॉर्मल लेंगे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। इसी तरह जब वो बड़ा होता जाता है 1 साल के बच्चे का ब्लड प्रेशर रफली 90 होना चाहिए। इसी तरह बच्चा 4 से 7 साल है, हाँ सिस्टोलिक 90, 95, 100 तक भी हो बाज़ दफ़ा हो जाता है। वो भी डायस्टोलिक उसका 50 to 60, 45 to 55 डिपेंड करता है। इसमें अगेन 2 फैक्टर्स हैं, एक उसका जेंडर क्या है, लड़का है कि लड़की है, उसकी हाइट क्या है, क्योंकि उसके मुताबिक फिर मुनासिबत हम बनाते हैं ब्लड प्रेशर के। नॉर्मल रेंज क्या है जिसकी हमारे पास जैसे हाइट एंड वेट के नॉर्मल ग्राम है, ब्लड प्रेशर के भी नॉर्मल ग्राम है। उसमें एक बच्चे का हो सकता है 95th परसेंटाइल 100 पे आ रहा हो, दूसरे बच्चे का 95th परसेंटाइल कोई 95 या 90 पे आ रहा हो उसकी हाइट वगैरह के मुताबिक। तो ये एक रेंज है, एक रफ एस्टिमेट मैं दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल कोई 4 से 7 साल का बच्चा है तो इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर रफली कोई 105 से 115 के दरमियान ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला 60, 70, 75 तक वुड बी टेकन एज नॉर्मल। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर ये अगेन मैं इस चीज़ को एम्फसाइज करना चाहूँगी जो पहले भी मैंने बात की, नौज़ायदा बच्चे का भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उसकी भी वजूहात है। ठीक है। 1 साल के बच्चे का भी हो सकता है, मतलब हर उम्र में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ बड़ों की बीमारी है, बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो क्या ये ख़ानदानी जिस तरह हम कहते हैं कि जी कोई मूजी बीमारी ख़ानदान में अगर ब्लड प्रेशर है तो वो बच्चों में भी आगे हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, क्योंकि इसकी ख़ानदानी कुछ फैक्टर्स हैं जो चलते हैं फैमिलीज़ में, और ब्लड प्रेशर बिल्कुल उसके मुताबिक हाई हो जाता है। और दूसरा कुछ पर्टिकुलरली जेनेटिक कॉजेज़ होती हैं जो कि ज़रा इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन उसके ज़रिए हो सकता है। ख़ानदानी तो एक चीज़ है, उसके साथ साथ आजकल जो बहुत ज़्यादा एपिडेमिक आ रहे हैं जी, वो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल का है, ऐसे हमारे डाइटरी पैटर्न्स का है, जिसमें बर्गर डाइट और सारी अननेसेसरी चीज़ें जिसके अंदर फिजी ड्रिंक्स शामिल हैं, फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पोटैटो ईटर्स, चिप्स, बैठे हुए मंचिंग कर रहे हैं बच्चे, बैठे हुए घंटों स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए हैं, और कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह। एग्जैक्टली उस तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। तो ये आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है बच्चों के अंदर, और जो पहले हम इतना नहीं देखते थे, ख़ास तौर पे बच्चे जैसे ही थोड़ा सा बड़ी एज में जाते हैं 10, 12, 15 साल, तो मोटापे के साथ साथ ये मसला आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जैसे आपने कहा वज़न का कम होना, सम टाइम में गुर्दों के मसाइल के अंदर बच्चों का वज़न बढ़ भी सकता है। बच्चों का वज़न आम तौर पे गुर्दों के मसाइल में उस वक्त बढ़ता है जैसे वो बीमारियां हैं जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोपैथीज़। उनमें से एक कॉमन बीमारी हमने जिक्र किया, स्वेलिंग आ जाती पूरे जिस्म पे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब वो असल में वज़न नहीं बढ़ा, ना आपका मसल मैस बढ़ा है, ना आपकी हड्डियाँ ताकतवर हुई हैं, बल्कि कमज़ोर हो गई हैं। वो एक्स्ट्रा पानी जिस्म में जमा हो गया। ठीक, जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे वो फालतू पानी निकलेगा, उसका वज़न रूटीन पे आ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उस बीमारी के लिए और कुछ और बीमारियाँ जो गुर्दे को हिट कर गई हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ जिनमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक, वो अगर इस्तेमाल ज़्यादा लंबे अरसे तक चलाना पड़ता है, या डोज ऐसी जो ज़रा ज़्यादा थी, तो उसमें बच्चे मोटापे का शिकार यकीनन होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन बच्चों में गुर्दों के मसाइल होते हैं उनमें दिल के मसाइल का भी खतरा बढ़ जाता होगा? जी बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो साथ साथ दिल के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, जिसको हम कहते हैं गुर्दे की दायमी बीमारी, यानी गुर्दा फेल हो गया, ठीक,
तो वो जब कुछ अर्सा चलता रहता है और उसको आप डायलिसिस पे नहीं डालते या डायलिसिस पे बाज़ दफ़ा डालते हैं, क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। ठीक। उसमें गुर्दा बेचारा एक अकलौता गुर्दा बहुत सारे काम कर रहा होता है, जो कि ना सिर्फ गंदे मादे जिस्म के निकाल रहा है, फालतू पानी भी निकाल रहा है, उसके साथ साथ कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों के बैलेंस को भी ठीक रख रहा है, नमकियात के बैलेंस को भी ठीक रख रहा है, उसके साथ तेज़ाबियत का भी ठीक रख रहा है सिस्टम, और ब्लड प्रेशर को भी ठीक रखने में मददगार है। जब वो बेचारा ठीक नहीं होता तो ये सारे अवामिल गुर्दे वाले दिल पे असर कर रहे होते हैं और दिल कमज़ोर होता चला जाता है और दिल फेल हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसकी जब हम डायग्नोज की तरफ आते हैं तो डायग्नोज में एक आम माँ या एक फिजिशियन जो है वो डायग्नोज का स्टार्ट कैसे करें? उसके लिए जो बिल्कुल सिंपल और बेसिक टेस्ट हैं जिन पे सबको तवज्जो देनी चाहिए अगर आपको थोड़ा सा भी शक है। ठीक। एक यूरिन टेस्ट, यूरिन डीआर जिसको कहते हैं, कंप्लीट एग्जामिनेशन यूरिन, ये तो आप किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से खुद भी करा सकते हैं। एक गुर्दों और मसाने का अल्ट्रासाउंड, और तीसरा एक टेस्ट यूरिया और क्रेटिनिन, जो कि गुर्दे के गंदे मादे हैं जो जिस्म में जमा हो गए, ये ज़रूर कराइए। और इसके अलावा फिर आप, ज़ाहिर है आपका स्पेशलिस्ट उसको डिसाइड करना चाहिए कि बाकी नमकियात, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, या और जो चीज़ें चाहिए वो उसकी असल जो वजह है उसके मुताबिक प्लान करेगा कि और क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि सम टाइम बच्चे जो छोटे हैं ना उनमें यूरिन का कम आना ये भी एक कॉमन इशू है। तो माएँ ये समझती हैं कि मेरा बच्चा चूँकि दूध पीता है या कम पीता है तो इस वजह से कम यूरिन आता है, तो क्या ये भी कोई साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं? इसमें तो खैर अभी अच्छी खासी गर्मी पड़ना शुरू हो गई और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। यूरिन कम आना एक सब्जेक्टिव फीलिंग माँ कह रही है ना, ठीक है, लेकिन हमें साइंटिफिकली देखना है कि कितना कम है, क्योंकि नॉर्मल आउटपुट हर बच्चे की एज के हिसाब से फ़र्क है। ठीक है। एक नौज़ायदा बच्चा पैदा होता है तो उसके मसाने की कैपेसिटी इतनी होती है कि तकरीबन हर घंटे बाद वो पेशाब कर देता है। ठीक है। अगर हम रूटीन में जो बच्चे अच्छे टॉयलेट ट्रेंड हैं और जिनकी हैबिट डेवलप हुई है हम कहते हैं, तो वो भी तकरीबन 3 मैक्सिमम 4 घंटे के बाद उनको वॉशरूम जाना चाहिए और एक रीज़नेबल अमाउंट यूरिन की करनी चाहिए। सो अगर हम इसको मिलीलीटर के हिसाब से कहते हैं तो हम कहते हैं जी कम से कम 4 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर, यानी 1 घंटे में अगर बॉडी वेट उसका 20 किलो है तो 20 किलो मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हुआ जी? 80 मिलीलीटर। ठीक है, 1 घंटे में वो यूरिन करे तो आप हिसाब लगा लें कि वो कितना करेगा। लेकिन ये एक मैंने काइंड ऑफ अपर लिमिट बताई है। अगर वो 1 मिलीलीटर पर किलोग्राम भी करता है तो वो कितना कर रहा है? 20 मिलीलीटर 1 घंटे के हिसाब से, तो 4 घंटों में कितना करेगा? 80 ml करेगा। मतलब वो एक माँ के कहने की और बात है, आपने उसको साइंटिफिकली देखना है कि कितना कम करना है। वो आपने किस साइंटिफिकली आपने मेजर करना है प्रॉपर। हाँ जी, लेकिन अब उसके अंदर क्या एक कैच है। हमारे मुल्क में गर्मी काफ़ी है, मैं कहती हूँ 9 महीने गर्मी रहती है, 3 महीने सर्दी का मौसम होता है। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसे होता है। अभी आप देखिए कि जैसे मई का एंड आएगा, जून आएगा, तो इनसेंसिबल लॉसेस, ख़ास तौर पे जो बच्चे खेल रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो स्किन से वो इतना ज़्यादा स्वेटिंग में पानी लूज़ करते हैं। ना सिर्फ पानी करते हैं, सोडियम का बहुत कंटेंट लूज़ हो जाता है, पोटेशियम भी काफ़ी हद तक लूज़ हो जाता है। अब ये दोनों नमकियात हमारे मसल्स को, हमारी पूरी सिस्टम को सही चलाने के लिए बहुत अहम है। तो क्या होता है इस सिलसिले में कि अगर हम नौज़ायदा बच्चे की बात करें और वो सिर्फ माँ के दूध पे है, तो अगर वो देखती है कि उसका पैम्पर लगाया हुआ है, पैम्पर ड्राई है, ठीक है, 2-3 घंटे के बाद देखती है ड्राई है, 10 घंटे गुजर गए थोड़ा सा, तो ये चीज़ इनडायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रही है, क्योंकि पानी या कोई और डाइट तो उसको जा नहीं रही, कि प्रोबेबली उसका अपना दूध नाकाफ़ी है, उसको वो ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बच्चा ऊपर की खुराक ले रहा है लेकिन फिर भी उसका वो नहीं इतना पी रहा, तो या फिर वो पी कम रहा है या फिर इनसेंसिबल लॉसेस, यानी स्वेटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा वो निकाल रहा है जिसको पेरेंट्स तवज्जो नहीं दे रहे। और फिर उसके अलावा अगर हम जाते हैं तो ज़ाहिर है गुर्दे की चंद एक बीमारियाँ, ख़ासतौर पे गुर्दा जब फेल होने की तरफ जाता है तो पेशाब कम हो जाता है, लेकिन उसकी रिपरकशन बॉडी पे क्या आती है, वो क्योंकि उधर से नहीं निकाल रहा, बॉडी में जमा हो रहा है, स्वेलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और मज़े की गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे कि गुर्दों की हिफाजत कैसे की जा सकती है या कौन सी ऐसे मेजर्स हैं जो माएँ करें और बच्चों की हिफाजत कर सकती हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पेशल टीवी और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार एजाज़, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर साहबा का 30 साल एक्सपीरियंस है और इसके साथ जिस तरह डॉक्टर साहबा आपको गाइड कर रही हैं और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बच्चों के गुर्दों पे तो बात कर ही रहे थे, फिर बच्चों के ब्लड प्रेशर की बात आई, फिर उनके सिम्टम्स की बात आई, फिर यूरिन की बात आई, फिर जैसे आपने पैम्पर की बात की कि बच्चों का पैम्पर उतारो 8-10 घंटे के बाद भी वो खुश्क है तो माएँ परेशान हो जाती हैं। इसी तरह का ना एक और सवाल जो कि बच्चों के हवाले से ही है कि कुछ माएँ जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनके सर में उनको लगता है कि जी कोई पानी जमा हो गया, फ्लूइड जमा हो गया, बच्चे का सर का साइज़ बढ़ना शुरू हो गया। क्या इसका भी कोई लिंक होता है गुर्दों के साथ? इसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, ठीक, क्योंकि नॉर्मली बच्चा जहाँ पे उसकी बॉडी ग्रो कर रही है उसका सर भी ग्रो करता है, ठीक, और ख़ास तौर पे पहले महीने में और फिर पहले 3 महीने में अच्छा खासा सर का साइज़ ग्रो करता है और फिर ज़रा ये रफ्तार स्लो हो जाती है। ठीक, हाँ, और बीमारियाँ ज़रूर हैं जिसके अंदर, जिसको अक्सर आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोसेफलस, जो दिमाग के खाने फूल जाते हैं, ठीक, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, ठीक, लेकिन गुर्दे के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जहाँ हम बात कर रहे हैं कि पूरे जिस्म पे स्वेलिंग आई, तो कभी कभी ये स्वेलिंग इतनी शदीद होती है कि ये माथे के स्किन के नीचे, सर की स्किन के नीचे भी वो पानी आ जाता है। तो आप जब उसको करते हैं तो बाज़ दफ़ा आपको वो गड़ा सा महसूस होता है, डिप करता है, उसमें मामूली सा साइज़ ज़्यादा हो सकता है। ठीक, क्योंकि वो समटाइम हमने देखा ना जब क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट आता है तो वो यहाँ से जब दबा के देखते हैं तो वो फ्लूइड लग रहा होता है, तो फिर वो फौरी उनके जहन में आता है कि शायद ये किडनी का इशू ना, तो इसलिए मैंने कहा कि ये मैं पूछूं। नहीं, ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है गुर्दे। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं कि सेंट्रल पॉइंट के नीचे बच्चों में अक्सर पेन रहता है। बच्चे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे इस साइड पे दर्द रहता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, छोटे बच्चों में। माएँ कहती हैं हम यहाँ से दबाती हैं तो बच्चा रोता है। तो क्या इसका भी कोई लिंक हो सकता है गुर्दों के साथ? इसका जो लॉजिकल लिंक है जी, वो बेसिकली इन्फेक्शन अगर हो गया मसाने का, ठीक, उसमें पेन तो होगी, और वैसे भी छोटे बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे लड़कियों के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस खासे कॉमन होते हैं, ठीक, और उसकी अमूमन पहली इलामत भी यही होती है कि पेट में दर्द बच्चे को हो रहा है और बच्चा बेचैन सा है उसकी वजह से। लेकिन अगर मसाने का इन्फेक्शन बाकी हो ना, अच्छा खासा शिद्दत के साथ आए, तो बाकी इलामात भी ज़रूर मद्देनज़र रखनी होती हैं, जिसमें अर्जेंसी है कि तेज़ी से पेशाब निकलने लगता है। ठीक, बच्चा अक्सर कंट्रोल नहीं कर पाता अक्सर पेशाब को, उसको पेशाब करते हुए दर्द होती है। फिर अगर माएँ खासी विजिलेंट है और देख रही हैं तो पेशाब खासा बदबूदार भी होगा, गदला सा भी हो सकता है, पीप हो सकती है, उसमें खून हो सकता है। तो ये सारी इलामात मिलके आपको उस तरफ निशानदेही कर सकती हैं। लेकिन बहरहाल पेट में दर्द होने की और भी बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बड़ा टेंडर है और मसाने वाली जगह पे दबाने से दर्द होता है, तो एक वजह हो सकती है कि इन्फेक्शन हो मसाने में। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ माएँ ये सवाल भी करती हैं और कमेंट में भी आती हैं, सोशल मीडिया पे भी हमसे पूछती हैं कि अगर क्रोनिक कब्ज़ रहती है बच्चे को, प्रॉपर उसका पेट हर वक्त फलाव और तनाव का शिकार रहता है, तो इससे गुर्दे इफेक्ट हो सकते हैं? इससे गुर्दे, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं, जो अक्सर होते हैं, हो सकते हैं कि उन बच्चों में यूरिन के इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। ठीक। उसकी वजह ये है कि आप कहें जी ये एक स्पेस है, एक कमरा है, इसमें मैंने ये टेबल रखी है, ये 2 चेयर्स हैं, ये इसके अंदर एक डेस्क भी रखा हुआ है। अब स्पेस वही है, तो आप इतनी ज़्यादा चीज़ें घुसेड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर लामोहल्ला प्रेशर डालेंगी। सो कुदरत का जो निज़ाम है कि जहाँ से पाखाने का रास्ता आ रहा है, नीचे जो आपकी बड़ी आंत है उसका हिस्सा मौजूद है, उसके साथ ही जी सामने मसाना मौजूद है। तो अगर वहाँ पे लोडिंग, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा फीकल लोडिंग होती है बच्चों में, इतनी बुरी कब्ज़ होती है कि लोड्स एंड लोड्स भरे हुए हैं वहाँ पे, कई हफ्ते, कई दिन वो सही तरह एम्प्टी नहीं हो पाते। तो उसमें ये होता है कि वो मसाने के ऊपर प्रेशर एक मेंटेन हो रहा होता है। इसका मतलब है कि मसाना भी अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके एम्प्टी नहीं कर पा रहा अपने आप को। कि वो एम्प्टी नहीं कर पाता, प्रेशर रहता है, तो वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए जब भी हम यूरिन के इन्फेक्शन के लिए पेशेंट को एजुकेट करते हैं तो उसका एक अहम कंपोनेंट ये होता है कि कब्ज़ से बचाना है इसको। ठीक है, यानी कब्ज़ नहीं होने देनी। नहीं होने देनी। ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम समराइज करते हैं अपने प्रोग्राम को ताकि सुनने वालों को समझ भी आए और उनको पता भी चले कि हम इसको कैसे लेके जा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, विल मेडिकेशन एंड सर्जरी भी रिक्वायर्ड, कि सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है या वैसे ही हम उसको कवर कर सकते हैं, और इसके क्या बेहतरीन तरीके हैं? इसके बेहतरीन तरीके जी उसकी असल वजह के मुताबिक हैं। ठीक। एक पेशेंट है जो कि पैदाइश के वक्त ही उसकी पेशाब वाली नाली तंग थी या बंद थी, तो लामुहल्ला उसकी सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक। ठीक है। इसी तरह बाज़ दफ़ा स्टोन्स के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक। और बाज़ दफ़ा ऊपर नाली में कहीं तंगी है, उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। फिर अगर हम आगे चलते हैं, गुर्दा फेल हो गया है तो उसका फिस्टुला बनाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर गुर्दा ज़ाया होता है या वो कोई वजह होता है इतनी बड़ी ख़राबी की। अब आप कहेंगे गुर्दा तो हमारे लिए बड़ा एक यूज़फुल ऑर्गन है, वो बेचारा ख़राबी कैसे कर सकता है? जी। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनके अंदर गुर्दा इतना नाकारा हो गया बीमार रह रह के कि वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने की एक वजह बन गया, वहाँ से रेनिन बनना शुरू हो गई। अब वो ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। ठीक। ऐसी सूरत हाल में कभी कभार वो गुर्दा ही निकालना पड़ता है। ठीक। सो डिपेंड करता है कि जी उसकी असल वजह क्या है, उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ की जा सकती हैं, लेकिन इनका तनासुब कम है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक। क्योंकि जितने मसाइल गुर्दों के हमारे पास आते हैं उनमें मेडिकल ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक। गुर्दा अगर खुदा न खास्ता फेल होना शुरू हुआ है तो तब भी मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा आपने लेना है। वो उसके फेल होने की रफ्तार को कम कर देगा या हो सकता है वापस वो नॉर्मल की तरफ आ जाए। ठीक है। इसी तरह ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, फिर उनके ट्यूब्यूल्स के डिफेक्ट्स हैं, नमकियात के बैलेंस डिस्टर्ब है, बेहिसाब चीज़ें हैं जिनमें मेडिकल, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ द कॉर्नर स्टोन। ठीक है, उससे ही आपने ठीक करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी से रेलिवेंट एक सवाल मेरे माइंड में अभी आया कि कुछ माएँ ये पूछती हैं कि कुछ बच्चों के पैदाइशी तौर पे कि वो कहते हैं जी एक गुर्दा होता है, कुछ माएँ ये कहती हैं कि अगर किसी वजह से गुर्दा एक निकाल दिया तो अब बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए कमज़ोर रहेगा या इसकी वो ताकत नहीं होगी जो दो गुर्दे वालों की होती है, इसमें रियलिटी कितनी है? यहाँ पे जी अगेन मैं अल्लाह ताला का एक शुक्र अदा करना चाहूँगी, जहाँ उसकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं इंसानों के ऊपर। अल्लाह ने हमें दो गुर्दे दिए हैं। अगर हम साइंटिफिकली देखें, एक गुर्दे के साथ ज़िंदगी अच्छी खासी चल सकती है अगर वो सेहतमंद रहे, अगर सेहतमंद रहे। ठीक। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये बोनस के तौर पे अल्लाह ने हमें साथ दूसरा दिया हुआ है। ठीक। दोनों मिलके काम चला रहे हैं, फेयर एनफ, बहुत अच्छा। अब खुदा न खास्ता एक गुर्दा ज़ाया हो गया, निकाल दिया, या आपने डोनेट कर दिया किसी को, आप उस एक गुर्दे की मदद से सारी ज़िंदगी बेहतरीन गुजार सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जहाँ पे दूसरा गुर्दा भी बॉडी का कुछ प्रेशर ले रहा था, कुछ काम वो कर रहा था ना, अब वो नहीं है। अब आपने यानी इस गुर्दे ने सेंसिबली करना है वो काम, ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ गया है। तो अगर ये साला साल करता रहता है तो बाज़ दफ़ा वो प्रेशर उसके ऊपर रहता है। ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने वेट को मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा वज़न अपने ऊपर ना चढ़ाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट ठीक रखें, अपने आप को पानी की कमी ना होने दें, गैर ज़रूरी अद्वियात मत इस्तेमाल करें, जो कि बहुत हमारे मुल्क के अंदर एक प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी वजह है गुर्दे को फेल करने की, गुर्दे को ज़ाया करने की। तो ये करते रहें तो कोई मसला नहीं है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हमारे मरीज़ हैं कंजेनिटली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चलते हैं। किसी ने डोनेट कर दिया दूसरे को गुर्दा, बिल्कुल ठीक चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ से हम देखते हैं कि लोग ना गैर ज़रूरी तौर पे, जैसे आपने मेडिसिन का जिक्र किया, तो डिफरेंट किस्म की ऐड देख के माएँ खुद से ही ताकत के सिरप शुरू करवा देती, तो बेशुमार इस तरह के गैर ज़रूरी दवाइयाँ देने से भी गुर्दे इफेक्ट होते हैं। जहाँ पे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमन हो गई है, हर बंदे के क्लिक के ऊपर 4 मिलियन आर्टिकल आ जाते हैं, कहने को कितनी बड़ी सहूलत है और बहुत दफ़ा आप फ़ायदा भी लेते हैं। लेकिन जिसको कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो जब एक बंदा जो कि एक्सपर्ट नहीं है उसकी फील्ड का और सिर्फ वो देखता है, स्क्रॉल करता है और उसके पीछे लग पड़ता है, तो वो बहुत नुकसान कर रहा है अपना। ठीक है। क्योंकि एक बंदा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है या साइंटिफिकली उसको देखता है, उसको पता है बैकग्राउंड चीज़ों का, वो उसमें देखा गया कि वाकई क्या चीज़ है, जिस साइट से ये रिसोर्स आ रहा है या ऐड आ रहा है वो कितनी ऑथेंटिक है। ठीक। उसने जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं क्या वाकई ऐसे हैं, और वो भी क्या उस मरीज़, उस बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो वो उसका फ़ायदा ले सकता है।
लेकिन जो बंदा अंधाधुंध करेगा वो बहुत बड़ी गलती कर देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है। कभी आप बेसिक डिफरेंसेस देखा करें, जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड वर्ल्ड है। अमेरिका इतना आगे चला गया, न्यूजीलैंड चला गया, फलां चला गया। उन मुल्कों में आप कोई दवाई ख़रीद कर तो दिखाएं ओवर द काउंटर, कभी नहीं देंगे जब तक कि वो डॉक्टर जो लाइसेंस्ड है, उसकी अथेंटिक प्रेस्क्रिप्शन आपके पास है, सिर्फ तब वो आपको दवाई देगा। वो क्यों देगा? क्या वो बहुत जालिम है? ऐसा नहीं है, इसलिए कि उनको अपनी सेहत अजीज़ है। वो कभी हमारे यहाँ हर एरा गैरा उठ के और कुछ खाना बनाना आए ना आए तो वो दवाई, वो उसका मास्टर बना होता है और उल्टी सीधी हर दवाई अपना आप लेके सत्यानाश करा के वो चुपके अंदर एज़ा ख़त्म हो जाते हैं और फिर भागता है डॉक्टरों के पास। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं बात डाइट की हमेशा आती है और लाइफस्टाइल की बात आती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ कैन किडनी इशू इन चिल्ड्रन बी प्रिवेंट मैनेज थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजिंग, कि हम इसको लाइफस्टाइल और डाइट से किस तरह बेहतर बना सकते हैं? सबसे बड़ा बेसिक सवाल ही है। ना सिर्फ गुर्दे की बीमारियां, हर बीमारी के अंदर, और ख़ास तौर पे देखें बच्चे ग्रो कर रहे हैं, ठीक, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स बड़ों से डिफरेंट हैं। जहाँ पे उनके मसाइल होंगे, उनकी सेहत में कमी रह जाएगी, उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ में भी कमी रह जाएगी। वहाँ पे उनके एज़ा भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बुरा असर करेंगी। अब सिंपल सी बात है कि आप यूँ कहें कि हम आज से कोई 40-50 साल पहले वाली ज़िंदगी में चले गए, ठीक, बेहतरीन, जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी दुनिया में एडवांसमेंट आ गई है। आप कभी लिटरेचर उठा के देखें, एथेंटिक लिटरेचर, आज वेस्टर्न वर्ल्ड दोबारा रिवर्ट बैक कर रही है। आज ऑर्गेनिक फूड की अहमियत उनको समझ आ गई। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी दे खालिस, ठीक, घर का पका हुआ खाना। फिज़ी ड्रिंक्स को, हमेशा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, ये गुर्दे को बहुत ख़राब करती हैं। डब्बों के जूसेस और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इनके अंदर फ्रुक्टोज और ऐसे एज़ा मौजूद हैं, ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए वो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं उस बच्चे के लिए कि कल को उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, यूरिक एसिड भी बढ़ेगा और मोटापा भी आ जाएगा। ठीक, और उसको दूध खालिस दें, उसको फल दें, सब्जियां दें, गोश्त दें, दालें दें, जो चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं बैलेंस्ड अमाउंट में दें। ठीक, ठीक, उसके साथ साथ मैक्सिमम एनहांस करें फिज़िकल एक्टिविटी को। ये कहना आसान है, मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, करना ये काफ़ी हद तक आजकल मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल। हर बच्चा पैदा होते ही स्क्रीन के ऊपर लग रहा है, उसके लिए वो बहुत बड़ी टेम्पटेशन है। पूरी दुनिया के एक डोर उसके लिए ओपन है, हर तरह की अट्रैक्शन। ऐसे आज अगर हम ये लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, बच्चों को बहुत मैक्सिमम फिज़िकल एक्टिविटी में नहीं डालेंगे, वो खेलें, मैदानों में खेलें, स्पोर्ट्स में जाएं, स्कूल्स के अंदर जाएं, ठीक है, जो बड़े हैं वो बेशक जिम करें, तो इन सारी मुसीबतों से, इन सारी बीमारियों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। उसके अलावा वही वाली बात जो पहले मैंने बोली, गैर ज़रूरी अद्वियात खुद से इस्तेमाल नहीं करती, गुर्दा ज़ाया करा बैठेंगे, डिहाइड्रेशन से बचना है, और यही है मोटे मोटे असूल। ठीक, कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है, मुझे पता है शायद ये सवाल भी जी जी अगला सवाल यही था कि वो कुछ ये मैं आपको बताती जाऊँ कि डायरेक्टली कोई वैक्सीन ऐसी अभी तक नहीं है जो कि गुर्दे की बीमारियों से एज सच बचाए। लेकिन ये ज़हन में ज़रूर रखिए कि आपकी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है पाकिस्तान का, जिसके अंदर बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं, जो कि आप चिकन पॉक्स से बच सकते हैं, आप खसरे से बचें, आप हर तरह की चीज़ों से बचें, ये काली खांसी, ये मीज़ल्स, ये डायरिया की वैक्सीन है, नमूनिया की वैक्सीन है, अला बला। तो वो इनडायरेक्टली जब ये बीमारियां होती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं गुर्दे को ख़राब कर जाती हैं। सो ये एक इनडायरेक्ट लिंक है कि वैक्सीनेशन जो है वो सारी लगवानी चाहिए बच्चे को। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में एज की क्या लिमिट होगी कि वो पहले दिन से लेके किस एज तक जो है ना वो आपकी डोमेन में आते हैं पेशेंट? ये बड़ा एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल है। मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने मुताबिक एज डिफरेंट थोड़ी सी सेट की हुई। पाकिस्तान के अंदर कहने को नौज़ायदा बच्चे से लेके 12 साल तक का बच्चा पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत जगहों पे ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक बच्चा 10 साल या 9 साल या 8 साल की उम्र में आपके पास आना शुरू हुआ।
अब उस बच्चे को आपने तशखीस की, आपने ट्रीट करना शुरू किया, उसकी एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो गई, आपको उसकी इची बिची पता है, वो बहुत खुश है, दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि बस जी डॉक्टर साहब आप ही देखें ये सब अल्लाह के हुक्म से ठीक हुआ है। ज़ाहिर फॉलो भी उसका करना है, वो बच्चे इधर उधर जाते नहीं हैं और ज़ाहिर मुश्किल भी होता है। आम तौर पे 14, 15, 16, 17, 18 साल तक बाज़ दफ़ा बच्चे जो ख़ास तौर पे दायमी बड़ी बीमारी हैं उनके बच्चे उसी डॉक्टर के साथ चलते रहते हैं। आल दो कि ये वो एज है, आप यूँ कहें कि 16 एंड अबव, 18 एंड अबव, इसमें ट्रांजिशन केयर होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे जब इतने बड़े हो जाएं किसी एडल्ट वाले डॉक्टर को हम इन्वॉल्व करें ताकि हमारे पास भी चक्कर लगाए, उनके पास लगा ले, ताकि उसकी हार्मनी बिल्ड हो जाए, उनको भी उसकी बीमारी का सारा पैटर्न समझ आ जाए, क्योंकि आगे तो माशाल्लाह उसने बढ़ना है, बड़ा ही हो रहा है, तो उनके अंडर केयर चला जाए। लेकिन अगर वैसे हम लॉजिकली बात करें तो वो कहेंगे जी बस 12 साल तक की उम्र का बच्चा, बच्चों का डॉक्टर देखेगा, पीडियाट्रिक हो या पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, उसके डोमेन में आएगा। हाँ, डोमेन में आता है, लेकिन उससे बड़े बच्चे अमूमन हमारे बच्चे इससे बड़े होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं जैसे आपने डाइट का भी किया जिक्र, बाकी भी सारी चीज़ों का हमने देख लिया। अब माएँ ये पूछती हैं कि अगर मेरे बच्चे को किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या वो लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, या ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाएगा और फिर मेरे बच्चे की हाइट वगैरह निकलना शुरू हो जाएगी? यहाँ पे मुझे एक बड़ी मासूमाना सी बात याद आ गई। बहरहाल पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे लूँ। अब इसमें क्या होता है जी, डिपेंड करता है कि बीमारी की किस्म क्या है। ठीक है। एक बच्चा है जिसकी फॉर एग्जांपल पैदाइशी एक नाली बंद थी, बच्चा पैदा हुई और नाली बंद के साथ, ठीक है, हमने सर्जरी की, वो ठीक हो गई। उसके बाद चंद एक चीज़ें देखनी ज़रूर है, उसकी गाये बगाए देखते रहना है, लेकिन वो ठीक है, अब वो उसका मसला हल हो गया। ठीक। एक बच्चा स्टोन के साथ आया है। अब स्टोन की वो किस्म नहीं है, इसकी अगेन मैं एम्फेसाइज कर दूं, इसकी कुछ किस्में हैं जो फैमिलीज़ के अंदर होती हैं। ठीक। माँ बाप से वो जीन आया है और उन लोगों में वो स्टोन बार बार बनते हैं, निकलते हैं, फिर बन जाते हैं, और बाज़ दफ़ा इतने शदीद होते हैं कि खुदा न खास्ता गुर्दे को उड़ा सकते हैं। ठीक। अगर वो ज़रा कम शिद्दत का था या कोई और किस्म थी, यानी वो जेनेटिक किस्म नहीं थी, आपने स्टोन निकाला, ठीक हो गया। इसी तरह एक इन्फेक्शन हिट कर गया गुर्दे को, गुर्दा ख़राब हो गया, आपने ट्रीट किया, वो ठीक हो गया। ठीक। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, वो आपने ट्रीट किया, ठीक हो गया। चंद खुश नसीब ऐसे होते हैं जिनको इक्का दुक्का बार दोबारा हुआ फिर कभी ना हुआ, चंद एक ऐसे हैं जिनको बार बार होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी ठीक हो गए। अब कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि उनकी नवैयत ऐसी है कि मोर और लेस वो चलती रहती हैं, या जब तक कि वो गुर्दे को खुदा न खास्ता ज़ाया ना कर दें और ट्रांसप्लांट कर दें आप, तो फिर मसला हल हो गया। अब वो बीमारियां कौन सी हैं, जैसे पैदाइशी नकाइस हैं गुर्दों की, ट्यूब्यूल्स के, अब उनको हम दवाइयाँ देते रहते हैं, उनमें से कुछ फ़ीसद हैं जो जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी वो दवाइयाँ छूट जाती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। कुछ वो भी हैं जिनको लंबे अरसे तक चलानी पड़ती हैं। ठीक। इसी तरह एक मरीज़ है जिसके गुर्दे फेल हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, तो मरीज़ मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हें एक बड़ा सिंपल और ऑनेस्ट जवाब देती हूँ कि वो कहते हैं जी अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल, उस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली सिकुड़ा हुआ गुर्दा वापस नहीं जाता, नॉर्मल कभी नहीं होता। ठीक। लेकिन आपने जो उसकी वजह से जिस्म में कमी आ गई है, जो मसाइल पैदा हुए हैं, आपने उसको हैंडल करना है ताकि उस बच्चे की बढ़ोतरी भी होती रहे, उसके मसले कम रहे, और फिर एक स्टेज पे आके उसको डायलिसिस पे डालना है या उसका गुर्दा तब्दील करना है। ठीक। तो एक जो मैं कह रही थी कि बड़ी मासूमाना सवाल, अब एक पेशेंट मेरे पास आई 8 साल की बच्ची, और वो बेचारे सो के बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होकर टूट चुकी थी, लेकिन उसकी तशख़ीस नहीं हुई थी। बहरहाल वो आई तो वो पता चल गया कि ये बेचारे का गुर्दा बिल्कुल ज़ाया हो चुका है, और उसके बाद जो उसकी हड्डियों का वो सारी जो कुछ हम करते हैं, उसके खून की कमी के मसाइल को हल करते हैं, उसकी तेज़ाबियत, उसकी नमकिया, वो सारी दवाइयाँ शवाइयाँ दी तो वो बहुत बेहतर हो गई, वो चलना भी शुरू हो गई। अब माँ बहुत खुश थी, लेकिन माँ को मैंने रियलिस्टिक अप्रोच बताई हुई है और बताई कि ये देखें बहुत बेहतरी आ गई है, इंशाल्लाह ये इसी तरह बेहतर चलती रहेगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें कहीं ना कहीं इसको डायलिसिस के लिए सोचना पड़ेगा या गुर्दा तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन वो ज़हनी तौर पे अभी तक डिनाइल में है, मतलब वो कहती है नहीं डॉक्टर साहब मेरी बच्ची बहुत ठीक है, ये इंशाल्लाह वैसे ही ठीक हो जाएगी। सो ये एक मासूमाना सी चीज़ है कि देखें, अब एक हकीकत है, हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर ने हमेशा रियलिटी पे बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करनी है। बिल्कुल।
तो अब ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर मरीज साहब थैंक कैसे यू सो समझता है। मच। आपके साथ गुफ्तगू घंटों जारी रह सकती थी, लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती है। तो डॉक्टर इफ्तिखार इजाज़ का 30 सेकंड में पब्लिक के नाम क्या पैगाम? आपसे बस एक ही गुजारिश है कि अपने बच्चों को बहुत सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ले जाइए, जिसमें बेसिक असूल वही हैं, सेहतमंद ग़िज़ा, ताज़ा ग़िज़ा, और उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी खेल कूद में ज़रूर डालिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो इलामात मैंने कही हैं गुर्दे की बीमारियों को, उनको आपने मद्देनज़र रखना है। कोई भी अगर ऐसी इलामत ज़ाहिर हो तो ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। और फिर एक आखिरी बात कि गर्मी का सीज़न आ रहा है, बच्चे जब खेलते हैं ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो उनको पानी और नमक की बहुत शदीद कमी हो जाती है। सो उनको पानी आपने एक्स्ट्रा देना है, ज़्यादा पिलाना है, और ख़ाली पानी नहीं हर दफ़ा देना। उनको आपने ड्रिंक्स साथ कभी बीच में गाए बगाए देना है, जिसके अंदर शिकंजबीन और लस्सी बेहतरीन ड्रिंक है। वो मैं क्यों कह रही हूँ कि वो एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, अच्छा सोर्स है कुछ विटामिन्स का, जिनमें विटामिन B2, B6, B12 वगैरह, विटामिन C आपको शिकंजवी में मिलेगी, पोटेशियम मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें भी साथ साथ वो अपनी बॉडी से लूज़ कर रहा है और उसको ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार इजाज़ हमारे साथ मौजूद थी। बच्चों की किडनी से रेलिवेंट जितने भी मसाइल थे उन सब पर गुफ्तगू जारी रखे हुए थी। तो अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। डॉक्टर साहबा से अगर आप रब्ता करना चाहते हो तो भी डॉक्टर साहबा की सारी जो हमारे पास अपॉइंटमेंट है उसके नंबर वगैरह वो चल रहे होंगे, तो आप डॉक्टर साहबा से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मुझे, डॉक्टर साहबा और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।